29 अप्रैल मॉर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। बाजारों में जो बड़ी खबर आई है वो ओपेक को लेकर के है। जिस तरह से ओपेक और ओपेक प्लस का अब मेंबर नहीं रहेगा, ओपेक का मेंबर नहीं रहेगा सऊदी अरब। इंपॉर्टेंट मेंबर था और ये बड़ी खबर है। सऊदी अरब नहीं, माफ कीजिएगा, यूएई की बात हो रही है। तो यूएई जो है अब ओपेक का सदस्य नहीं है और इसका असर ये है कि दुनिया भर की जो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया भर का जो तेल का कारोबार रहता है जो कि डॉलर में होता है, उसको एक प्रकार की थोड़ी सी चुनौती कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अमेरिका के साथ जाने जैसी बात भी है, क्योंकि पूरा का पूरा खाड़ी का राष्ट्र अगर आप बात करें वो कहीं ना कहीं ओपेक या ओपेक प्लस का राष्ट्र सदस्य रहता है। लेकिन अब जबकि यूएई उससे बाहर जा रहा है, वो एक प्रकार से अमेरिका की तरफ गया है और इसका असर ये रहा है यूएई के बाहर जाने का कि थोड़ा सा जो क्रूड का प्राइस है वो रात के दौरान में आप देखे हैं वहां पे रेट बढ़े हैं। तकरीबन 106 के आसपास अब जो है क्रूड की प्राइसेस जो है आपकी जा चुकी हैं। तो ये थोड़ा सा मार्केट को दुविधा में जरूर डालेगा। अगर हम यहाँ पर ओपेक की बात कर रहे हैं तो तकरीबन 2022 का डेटा है कि 36% से ज्यादा जो टोटल क्रूड का प्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं ओपेक प्रोड्यूस करता है। और वहीं पर जो ओपेक प्लस राष्ट्र हैं वो करीब करीब 58% जो है क्रूड पैदा कर रहे हैं। अगर आप टोटल मिला लीजिए तो अमेरिका को छोड़ दीजिए तो एक बड़ा राष्ट्र अब यूएई है जो खड़ा होगा अमेरिका के साथ में, जो कि ओपेक का सदस्य नहीं है और ओपेक प्लस का भी सदस्य नहीं है। अमेरिका ओपेक और ओपेक प्लस का सदस्य नहीं है। अब ये एक दूसरा देश है, तो एक प्रकार से अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सी जीत के रूप में आप देख सकते हैं। मार्केट के ऊपर इसके इंपैक्ट को आप समझने से पहले 2 मिनट और अगर आप इस बात को समझें तो देखिए, एक तो ये आपका जो ये जो यूएई है, ये बेसिकली ये स्टेट ऑफ होर्मुज की जगह पर अगर आप देख रहे हो तो ये स्टेट ऑफ होर्मुज वाली पूरा का पूरा एरिया है। अब तो ये याद ही हो गया सबको, ये एरिया है और उसके बिल्कुल बगल वाला एरिया जो है वो यूएई का है। और ये वो जगह है जो कि आपको मालूम है दुबई और बाकी का पार्ट इसके साथ है। यहां पर इन्होंने पूरे अपने यूं कहिए खाड़ी देशों का एक प्रकार से उन्होंने किनारा किया है और इसका असर आप ये समझ सकते हैं कि एक प्रकार से यूएई ये कह रहा है कि अब हमको जो है पूरे के पूरे खाड़ी देशों के ऊपर बिलीव नहीं है रक्षा को लेकर के या बाकी चीजों को लेकर के, वो ये बात हो सकती है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है और 1 मई 2026 से वो बाहर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। भारतीय बाजारों के बंद होने के बाद ये खबरें आई थी। ये ओपेक का टोटल प्रोडक्शन है अगर हम लोग अभी फिलहाल की बात करें, जबकि मार्च 26 तक का डेटा हमारे पास है। तो अभी मैंने आपको 2022 तक का दिखाया। अब ये मार्च 26 का डेटा अगर आप देखेंगे तो ओपेक के 9 कंट्रीज 15% के आसपास जो टोटल सप्लाई बची थी उसको प्रोड्यूस कर रहे थे और ओपेक -9 और जो टोटल ओपेक है वो करीब करीब 21% आज भी प्रोड्यूस कर रहा था। फरवरी में जो उसकी सप्लाई नंबर था वो करीब करीब 30% था। तो मार्च 26 में फरवरी 26 में 30% तक ओपेक कंट्री चले गए थे और वहीं पर अभी जो है वो 21% पर हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी जो नंबर है घटा है, 2022 से लेकर 2026 के दौरान में भी घटा नहीं है। और उसमें यूएई का नंबर अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट नंबर है। यूएई का जो प्रोडक्शन हुआ है वो करीब करीब 2% के आसपास, जो टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन है उसका 2% यूएई जो है कैप्चर करता है। तो ये आपका 2%, यूएई 2 पॉइंट आप कह सकते हैं 2.37 है, तो 2.40 करीब करीब आप मान के चलें 2.40 का नंबर है जो प्रोडक्शन कर रहा है यूएई। तो काफी बड़ा नंबर है। क्या इससे तेल प्राइसेस के ऊपर एकाएक फर्क क्यों पड़ गया? तो देखिए, एक चीज हुआ, तेल प्राइस इसलिए बढ़ गया क्योंकि तेल प्राइसेस को ओपेक कंट्रीज एक प्रकार से गवर्न करने की कोशिश करते हैं और माना यह जाता है कि फिलहाल ओपेक कंट्रीज प्राइसेस को नीचे रखना थोड़ा चाह रहे हैं। तो ऑयल प्राइसेज को लेकर डिफिकल्टीज बढ़ी और अब जो प्रोडक्शन होगा वो किसके तरफ जाएगा या वो किस भाव पर बेचेगा उसको लेकर के थोड़ी दुविधा है। माना यह जा रहा है कि यूएई जो होगा यहां पर अपने दाम को बढ़ा सकता है और अगर यूएई जो है दाम को बढ़ाता है यानी ज्यादा डिमांड करता है क्रूड को लेकर के, तो उसका कहीं ना कहीं अमेरिका सपोर्ट करेगा। क्योंकि अमेरिका लगातार, डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप समझते हैं, लगातार वो जो है क्रूड को लेकर के ओपेक कंट्रीज के खिलाफ बोलते रहे हैं और ओपेक कंट्रीज को वो पसंद नहीं करते और अमेरिका उनके साथ भी नहीं है। तो ऐसे में यूएई कहीं ना कहीं यूएसए के साथ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसलिए जो है क्रूड प्राइसेस थोड़ा बढ़ी हैं। लेकिन बाजारों में कोई बड़ी गिरावट होने की आशंका इस खबर के नाते बहुत ज्यादा नहीं है। कारण ये है अमेरिकन मार्केट के लिए, कारण ये रहा क्योंकि अमेरिकन मार्केट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए फेड। क्योंकि आज रात में जब आप फेड को देखेंगे तो फेड की पॉलिसी का डिसीजन आएगा।
तो भारतीय बाजारों के लिए भी अगर आप बात करें तो आज का दिन ओपेक से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा फेड। अगर फेड कुछ नहीं किया फिर हम कल या परसों में वापस से जाकर ओपेक के ऊपर डिसीजन या कहीं थोड़ा सा रिएक्शन दिखा सकते हैं। साथ में 1 मई जो अभी 1 से 2 दिन है उस पीरियड में थोड़ी बातचीत भी होगी। ओपेक कंट्रीज कह रहे हैं कि हम यूएई के साथ बात करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि हमको छोड़ के ना जाए, तो वो देखते हैं वहां पे क्या होता है। और इसलिए मार्केट ने उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं लिया अमेरिकन मार्केट ने ओपेक से जाने का, और सिर्फ क्रूड में थोड़ा सा आप 4-5% तक की तेजी आपने देखी, और क्रूड जो है 106 के ऊपर अब जो है निकल चुका है और $106 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये बात जरूर है, लेकिन शाम को अगर फेड अगर कुछ करेगा तो उसका जो असर होगा वो ओवरनाइट में होगा। तो इसलिए अपनी पोजीशन इस तरह से बनाइए कि आपको बहुत ज्यादा समस्या ना होने पाए ओवरनाइट में। वैसे फेड कुछ करेगा इसकी उम्मीद कम है, 3.5 से लेकर के 3.50 से लेकर के 3.75 जो आज की डेट में रेट है, लगभग 100% चांसेज यही हैं जो अभी तक पॉलीमीटर्स के नंबर्स हैं कि लगभग इसी के आसपास जो है ये रेट रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं, ना ही घटेंगे। तो मार्केट इसको कहीं ना कहीं मार्केट जो है इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को देखें तो चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, डेली चार्ट आपके सम्मुख लगा हुआ है, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। क्योंकि देखिए अभी ऑप्शंस डेटा का कोई मतलब नहीं है आज, क्योंकि ऑप्शंस कल एक्सपायर हो गए अप्रैल महीने के। तो अब अगर ये डेटा आप देखेंगे तो कल इवन परसों की ये कैंडल है, और परसों की जो कैंडल है उसका हाई ना तो कल निकला ना उसके पहले निकला, नरसों की माफ कीजिएगा कैंडल है, यानी फ्राइडे की जो कैंडल है, फ्राइडे की जो कैंडल है ये आपकी ये वाली कैंडल है फ्राइडे की। और मंडे ट्यूसडे 2 दिन गुजर गए, और इन दोनों दिनों में बाजारों ने फ्राइडे के कैंडल का ना तो हाई निकाला ना तो लो निकाला, यानी जो पिछले 2 दिन गुजरे हैं बाजारों में वो एक इनर कैंडल के रूप में कहीं ना कहीं बीते हैं। इनर कैंडल्स का मतलब कुछ खास नहीं होता, इसका मतलब यह है कि मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट ही कर रहा है, उससे ज्यादा वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। आपको ये भी पता है कि जो मैंने बार बार इस बारे में बताता रहा हूं, और जो इस चैनल पे मेरा लास्ट वीडियो था जो बृहस्पतिवार को आया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि 28 अप्रैल से पहले मार्केट कोई भी बड़े मूव क्रिएट नहीं करेगा, चूंकि एफएनओ डाटा इसी तरह के थे। और ऊपर के साइड में कहीं पर आपका 24,500 24,400 की रेंज एक बड़ा रेजिस्टेंस की तरह थी, और नीचे की साइड में कहीं 23,800 एक बड़े रेजिस्टेंस की थी। और ये लेवल तब तक नहीं टूटेंगे जब तक कि आप 28 अप्रैल को क्रॉस नहीं करेंगे। अब 28 अप्रैल क्रॉस हो चुका है, और इसलिए अब ये दोनों लेवल जो हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल अभी हमने एक इनर कैंडल बनाई है, इनर कैंडल्स का जो लेवल है अगर आप इसको देखिए तो यहां पर 24,200 ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड में जो आपका लेवल आता है वही एग्जैक्ट है 23,800। तो ये जो जोन है, ये जो हमने ब्लैक लाइन आपके सामने अभी खींची है, तो ये जो ब्लैक लाइन है ये लाइनें दोनों साइड में मार्केट को अभी यूं कहिए रोक के रखी हुई हैं। अब इसके आगे पीछे जिधर आप जाओगे अकॉर्डिंगली मार्केट मूव करेगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज ये है कि हम आज का दिन भी कहीं ना कहीं इन्हीं दौरान इन्हीं जोन्स के बीच में रह जाएं, कोई बड़ा सिग्निफिकेंट मूव किसी एक साइड ना देख पाएं। उसके पीछे लॉजिक यही है क्योंकि फेड क्या करेगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन बाजारों ने ये मान लिया है कि फेड रेट हाइक तो ज्यादा नहीं करेगा, ना रेट लो करेगा, कहीं ना कहीं रेट फिक्स रहेगा। लेकिन क्या कमेंट्री होगी, वो बोलेंगे क्या उनके बोल में कुछ ऐसी बातें होंगी जिसको लेकर बाजार थोड़ा दुविधा में जा सकता है, तो वो एक दिक्कत हो सकती है। कल जो बैंकिंग को लेकर के प्रॉब्लम थी वो उसकी पूरा डिटेल मैंने वीडियो किया था लोनिंग को लेकर के, और उसका असर आज भी आप देखेंगे बहुत सारे बैंकों के ऊपर उसका असर आज भी बना रहेगा। कई लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ पीएसयू बैंकों का इशू है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मेरा मेन चैनल पे वो वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा कि लोन अब क्यों बहुत कठिन हो जाएगा, आम पब्लिक को मिलने के लेकर के प्रॉब्लम्स हैं, सरकार ने नए नियम ले आए हैं, उस पूरे के पूरे आरबीआई वाली उस घटना को हमने कल डिटेल में कवर किया था, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, वहां पर है। तो बैंकिंग को लेकर के प्रॉब्लम जो बनी थी कल वो अभी जारी रहेगी। एनबीएफसी को लेकर के जो प्रॉब्लम बनी है वो भी जारी रहेगी, क्योंकि बैंक से ज्यादा तो शायद एनबीएफसीज के ऊपर इसका असर आएगा, क्योंकि उनके जो लोन्स होते हैं वो काफी हद तक अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं। तो बैंक के ऊपर तो असर आएगा ही आएगा, जिसमें आप सरकारी बैंकों के ऊपर सबसे ज्यादा असर देख रहे हैं फिलहाल, लेकिन प्राइवेट बैंकों के ऊपर भी असर आएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा आना चाहिए वो एनबीएफसी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इनके ऊपर ज्यादा असर आएगा, क्योंकि इनके लोन जो है वो ज्यादा छोटे निवेशक को दिए जाते हैं या बारोवर को दिए जाते हैं।
तो ये इनके ऊपर असर रहेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव आपको जाहिर सी बात है इन जगहों पे थोड़ी मंदी की तरफ मिल सकता है। आईटी को लेकर दुविधा लगातार बनी हुई है, तो वहां पर भी जो करेक्शंस रहे हैं, इवन इंफोसिस जैसे स्टॉक्स फ्रेश ब्रेकडाउन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एक स्थिति रह सकती है। तो भारत के लिए अगर बोला जाए तो क्रूड का देखिए ऊपर जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है, तो क्रूड का 106 के ऊपर निकलना हमारे लिए निगेटिव बात है। एनबीएफसीज और बैंकों को लेकर के थोड़ी अभी दुविधा बनी रहेगी। आईटी भी कोई खास हमारा चल नहीं रहा है, तो ऐसे में मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जाने की उम्मीद रखेगी, पॉसिबल नहीं है। लेकिन फेड बहुत कुछ करेगा नहीं, तो उससे जो दुविधा आनी थी वो भी नहीं आ रही है। तो शायद हम आज कम से कम एक दिन और देखेंगे और इसी जोन के बीच में रहना पसंद करेंगे। आपको ये भी पता है कि बिहार इलेक्शन के एग्जिट पोल सब आने लगेंगे और वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मार्केट उसको भी ध्यान देगा कि एग्जिट पोल्स में क्या नंबर आएगा। शाम को हम चर्चा करेंगे डिटेल में कि आखिर क्या है, लेकिन बाजार इन सभी चीजों को फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। इसलिए अगले 1-2 दिन शायद मार्केट थोड़ा साइडवेज जा सकता है। आज कम से कम आज का दिन अगर आप देखें तो साइडवेज जा सकता है, और उसके बाद फिर डाटा आपके सामने होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर मार्केट जो है आगे की तरफ मूव करेगा, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियोस में करूंगा। शाम को हम वीडियो इस टाइप की बनाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, सुबह के वापस से आए हैं और कोशिश ये रहेगी कि अब ये वीडियोस कंटिन्यू आपको सुबह के समय जो मिल जाए। पोस्टिंग वीडियो की तकरीबन मान के चलें 6:30 की इर्द गिर्द में हो जाएगी, 6:30 बजे के आसपास में हमारी ये वीडियो पोस्ट हो जाएंगी। तो आपके पास काफी पर्याप्त समय होगा जिसको आप देख सकते हैं प्री मार्केट के हिसाब से इस चीज को आप लेके चलें। जाहिर सी बात है स्टॉक स्पेसिफिक कोई बात मैंने नहीं करी है। निफ्टी या बैंक निफ्टी पर जो भी बातें हैं वो खबरों को समझाने के लिए चार्ट के आधार पर एनालिसिस है। ये जो है केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज पर बनाया गया वीडियो है। डिस्क्लेमर के साथ आप इस वीडियो का कोई भी यूज बाई या सेल ट्रेड के रूप में नहीं करेंगे। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है और जो भी लेवल्स बताए गए हैं या जो भी मेरा अध्ययन है उसमें गलत होने के चांसेस भी बिल्कुल बने हुए हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है बाजारों का क्या रुख हो सकता है और बंगाल में क्या होने वाला है उसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं शाम को नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।